नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेंद्र प्रताप सिंह कालीचरण पीजी कॉलेज चौक लखनऊ में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज PhDC 131 के अनिवार्य पाठ्यक्रम को यहाँ पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। BA कार्यक्रम का अनिवार्य पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास जैसा कि नाम से ही बहुत बेहद है और ये पूरा पाठ्यक्रम आप लोगों के कार्यक्रम में ये 17 इकाइयों में व्यवस्थित है। तो मैं आज की इस परिचर्चा में, इस व्याख्यान में प्रयास ये करूँगा कि ये 4 खंडों में आपका ये पूरा पाठ्यक्रम व्यवस्थित है, उनका एक सामान्य परिचय देंगे और उसके बाद खंड 1 के अंतर्गत जो इकाइयाँ हैं, आज के व्याख्यान का मुख्य खंड 1 की इकाइयों के अंतर्गत समेटेंगे, का प्रयत्न करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये पूरा BA प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम है आपका। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साहित्य का जो इतिहास है वो बहुत बृहद है और साहित्य देशकाल के भीतर जो जनता की स्थितियाँ हैं, आशा, निराशा, आकांक्षा और उनके व्यवहार का यथावत चित्रण करता है। यह एक तरह की समानांतर और सांस्कृतिक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसके माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि किसी भी देश का विशेष सत्ता व्यवस्था और राजनीति के भीतर क्या कुछ घटित हो रहा होता है, ये उसका जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करता है। किसी भी समय का जो साहित्य है, उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, वो स्थानीय विशेष के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जन आकांक्षा के अंतर्द्वंद से निर्मित होता है। यही वे कारक हैं जिनके परिवर्तन के साथ साहित्यिक रुझान में भी परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। ये विद्यार्थियों, आज हमारे सामने हिंदी साहित्य के विकास और परिवर्तन का लगभग 1100 वर्षों का एक लंबा काल है, जिसे जानने के लिए, समझने के लिए उसमें शिल्पगत क्या परिवर्तन हुआ, संवेदनात्मक और रचनात्मक रूप में किस तरह से साहित्य हमारे सामने आता है, इसकी हम लोग चर्चा करें। तो सर्वप्रथम मैं आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक सीधा अवलोकन कराना चाहूँगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से खंड 1 को 3 इकाइयों के अंतर्गत विभक्त किया गया है और खंड 1 में मुख्य रूप से काल विभाजन इकाई 1 के अंतर्गत और नामकरण। इसी तरह से इकाई 2 के अंतर्गत आदिकालीन काव्यधाराओं की चर्चा की गई है और इकाई 3 में भक्ति आंदोलन, परिस्थितियाँ और सामान्य विशेषताएं। इकाई 3 इकाइयों के अंतर्गत हिंदी साहित्य का आरंभ और विकास को समेटा गया है। इसी प्रकार खंड 2 भी 4 इकाइयों के अंतर्गत भक्तिकालीन काव्यधारा को व्यवस्थित किया गया है। इसमें इकाई 1 के अंतर्गत संध काव्यधारा है, इकाई 2 के अंतर्गत सूफी काव्यधारा और इकाई 3 के अंतर्गत कृष्ण काव्यधारा और इसी तरह से इकाई 4 के अंतर्गत राम भक्ति काव्यधारा। इन मुख्य रूप से 4 बिंदुओं के अंतर्गत भक्तिकालीन काव्यधारा का वर्णन किया गया है। इसी तरह से खंड 3 में रीतिकाव्य और आधुनिक साहित्य का आविर्भाव के विषय में बताया गया है। इसमें इकाई 8 रीतिकाव्य, परिस्थितियाँ और उनकी जो प्रवृत्तियाँ उस पर प्रकाश किया गया है। इकाई 9 में रीतिकाव्य के जो प्रमुख कवि हुए थे उन पर विचार किया गया है और इकाई 10 और 11 में भारतीय नवीन साहित्य के विषय में बताया गया है। साथ ही साथ द्विवेदी साहित्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं, द्विवेदी साहित्य का जो प्रदेय और दान है, उनके विषय में वर्णन किया गया है। खंड 4 में आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 6 इकाइयाँ हैं, जिनमें इकाई 12 के अंतर्गत हिंदी कहानी का विकास 1 और अगली इकाई में हिंदी कहानी का विकास 2 का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार इकाई 14
और 15 में उपन्यास का विकास 1 और हिंदी उपन्यास का विकास 2 के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह से इकाई 18, 17 और 16 में हिंदी नाटक का विकास और हिंदी निबंध का विकास के विषय में विस्तार से बताया गया है। इस तरह से जो PhD PhDC 131 कोड का पाठ्यक्रम है उसे कुल 17 इकाइयों में व्यवस्थित किया गया है और इन 17 इकाइयों को 4 खंडों में बांटा गया है। आज की जो हमारी परिचर्चा है वो मुख्य रूप से हम कोशिश करेंगे कि हिंदी साहित्य का आरंभ एवं विकास पर हम अपना व्याख्यान केंद्रित करेंगे और हिंदी साहित्य का आरंभ और विकास इसमें कुल 3 इकाइयाँ हैं और इन 3 इकाइयों में मुख्य रूप से पहली जो इकाई है वो काल विभाजन और नामकरण की। हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण की आवश्यकता क्या है, काल विभाजन और नामकरण का आधार क्या है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन की मुख्य समस्या क्या है और काल्टन के अंतर्गत हुए जो विभिन्न प्रयास हैं उन पर विचार करें। किसी भी साहित्य को समझने के लिए उसके काल विभाजन का निर्धारण होना आवश्यक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जब तक हम काल विभाजन जो सबसे बड़ा आधार ये है कि बिना काल विभाजन के हम उसका सुचारू रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हम ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन सा कवि किस प्रवृत्ति का है, किन प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर उसकी रचनाएं निर्गत होती हैं और उसके बाद उस कालखंड विशेष का आखिर नामकरण क्या रखा गया है। तो इन सब बातों पर विचार करने के लिए उसका नामकरण और काल विभाजन होना आवश्यक है। वस्तुतः काल विभाजन अंतिम रूप से किसी भी प्रवृत्ति के उत्थान या पतन का द्योतक नहीं हो सकता है। ये बात सच है क्योंकि साहित्य में किसी भी प्रवृत्ति की शुरुआत हिंदी इतिहास के किसी खास विधि पर ना होकर अचानक नहीं होती है। ये कह पाना बहुत कठिन होता है कि कोई भी प्रवृत्ति ना तो अचानक उत्पन्न होती है और ना तो अचानक समाप्त होती है। यही कारण है कि काल विभाजन में ये तय कर पाना कठिन हो जाता है कि कहाँ से हम उसका एक स्वरूप निर्धारित करें कि उसकी सीमा तय करें और समय के अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण दोनों आवश्यक होता है। इसलिए काल विभाजन अलग अलग तरह के साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने उसको अलग अलग तरीके का अपना किया है। काल विभाजन की आवश्यकता इसीलिए इतिहास को सही ढंग से समझने के लिए ज़रूरी है। अध्ययन में व्यवस्था आती है, प्रवृत्तिगत परिवर्तन के कारणों के चलते ये पता चलता है कि कौन सी प्रवृत्ति, कौन सी विशेषताएं के साहित्य में कब रही हैं, इस पर इसके माध्यम से प्रकाश पड़ता है। बिना काल विभाजन के इतिहास व्यवस्थित और दिशाहीन होगा, इसलिए काल विभाजन आवश्यक है। काल विभाजन और नामकरण का कोई भी रूढ़ आधार नहीं हो सकता है। दूसरा ये भी सच उतना ही है और अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियाँ निर्णायक होती हैं काल विभाजन के लिए। तो काल विभाजन के निर्धारण के लिए इसलिए काल विभाजन हर हाल में उसका एक स्वरूप तभी तय हो पाता है जब उसका नामकरण और उसका काल विभाजन होता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि काल विभाजन का आधार क्या रखा जाए। काल विभाजन के आधार के रूप में कुछ साहित्यकार जैसे ऐतिहासिक काल विभाजन भी हो सकता है, जैसे आदिकाल हुआ, मध्यकाल हुआ और आधुनिक काल हुआ। ये ऐतिहासिक आधार पर इनका काल विभाजन किया है। इसी तरह से साहित्य में व्यक्ति विशेष के आधार पर भी कभी कभी काल का निर्धारण या उसका नामकरण होता है, जैसे भारतेंदु हुआ, प्रसाद हुआ, प्रेमचंद हुआ। ये किसी साहित्यकार के पर केंद्रित इनका नामकरण और इनकी सीमाएं या काल विभाजन का तय किया जाता है। इसी तरह से राष्ट्रीय सामाजिक सांस्कृतिक चेतना के आधार पर भी काल विभाजन और उनका नामकरण होता है, जैसे भक्ति काल हुआ, द्विवेदी, भारतेंदु हुआ, द्विवेदी हुआ। तो इसी तरह से भक्ति काल और नवजागरण काल हुआ। साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर भी रीत काल, छायावाद, प्रगतिवाद, युगवाद, बेलकता इत्यादि ये प्रवृत्तिगत आधार पर इनका
निर्धारण किया जाता है। किंतु साहित्य के काल विभाजन की जो समस्या है वो ये है कि बहुत सारे साहित्यकार ये तय नहीं कर पाते हैं कि एक मत नहीं हो पाते हैं। जिस तरह से उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करें कि डॉक्टर गिरीशन हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो मानते हैं, और उसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो मानना है हिंदी साहित्य के इतिहास के तिथि को लेकर के वो भिन्नता है। कई साहित्यकारों पर एक रूपता उनके काल विभाजन और नामकरण दोनों में नहीं मिलता है। कुछ लोग उस तिथि को बहुत पहले ले जाते हैं, कुछ लोग बहुत बाद में ले जाते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य के की जो काल विभाजन और नामकरण की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनमें मतैक नहीं है। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग तरीके से उनको आत्मसात करते हैं, उन पर अपना दृष्टिकोण रखते हैं। तो काल विभाजन नामकरण की प्रमुख समस्या के रूप में ये बात हमारे सामने आती है कि उनमें एक मत नहीं है, एक रूपता नहीं है। तो इसी तरह से काल विभाजन में अब तक जो प्रयास हुए काल विभाजन को लेकर के उस पर एक दृष्टावलोकन हम लोग कर सकते हैं। इससे ये बात स्पष्ट हो सकती है कि काल विभाजन के विषय में जो प्रयास किया गया है और काल विभाजन की जो समस्याएं या आधार या आवश्यकताएं हैं उनको किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। हिंदी साहित्य का जो पहला इतिहास लिखा गया था वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया गार्सादा तासी के द्वारा। गार्सादा तासी ने इस्तवार डाला हिंदुस्तान के नाम से हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा। इसका प्रकाशन 1839 में पहले भाग का हुआ, दूसरे भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ और इसी तरह से इसका जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ वो 1871 में हुआ। हम इसमें करीब 738 कवियों को गार्सादा तासी ने सम्मिलित किया था और इन कवियों में हिंदी के कुल 72 कवि ऐसे थे जो हिंदी के थे, शेष सभी उर्दू के कवि थे। इसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया, इसमें उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। किंतु इस हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे बड़ा अवदान है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ये बात अलग है कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया, किंतु उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया और इसका हिंदी में अनुवाद भी आगे चल करके डॉक्टर लक्ष्मण सागर वार्ष्णेय जी ने किया। 1952 ईस्वी में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया। इस गार्सादा तासी के बाद शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का दूसरा प्रयास किया और शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और ये इतिहास ग्रंथ 1883 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। इसमें भी काल विभाजन और उसके नामकरण का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया और इसमें करीब 838 कवियों को उन्होंने सम्मिलित किया, उनका जीवन परिचय दिया। ये इनका योगदान या इनका श्रेय हम इस रूप में केवल देख सकते हैं कि ये प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ थे जिनसे चल करके आगे के साहित्यकारों ने, इतिहासकारों ने इनसे प्रेरणा ली और इनके कवियों के बारे में, साहित्यकारों के बारे में जो संगीत सामग्री थी उसका उपयोग किया। शिव सिंह सेंगर के बाद डॉक्टर चार्ल्स गिरेशन पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन का पहला प्रयास किया। काल विभाजन के प्रयासों में सर्वप्रथम डॉक्टर चार्ल्स गिरेशन का नाम लिया जाता है। डॉक्टर चार्ल्स गिरेशन हिंदी साहित्य का जो इतिहास था द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से उन्होंने लिखी। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया और ये प्रयास निम्नवत रूप में हमारे सामने आता है। उन्होंने सर्वप्रथम जो हिंदी साहित्य का आदि काल है उसका नाम उन्होंने चारण काल दिया। तो 700 से लेकर के 1300 ईस्वी तक उन्होंने चारण काल की संज्ञा दी। इसी तरह से 15वीं शती का जो धार्मिक पुनर्जागरण था, एक नामकरण उन्होंने
रखा। और तीसरा उन्होंने जायसी की प्रेम कविता शीर्षक दिया। चौथा नामकरण उन्होंने ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। इसी क्रम में तुलसीदास रीत काव्य, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि। और नवे शीर्षक उन्होंने 18वीं शताब्दी अलग से शीर्षक दिया। फिर कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और अंतिम जो उनका काल विभाजन था वो महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि काल विभाजन का जो पहला प्रयास किया डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, और उन्होंने कम से कम साहित्य को एक सही दिशा देने का प्रयास किया, उसको व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने लाने का प्रयास किया। और किंतु इसमें भी बहुत सारी खामियां थी। इसका जो सबसे बड़ा श्रेय है वो हम इसे मान सकते हैं कि ये उन्होंने काल विभाजन का पहला प्रयास किया, किंतु ये वैज्ञानिक तरीका हमारे वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित इतिहास ग्रंथ के रूप में हमारे सामने नहीं आ पाता है। इसकी जो सबसे बड़ी खामी है इनके इतिहास ग्रंथ में वो मुख्य रूप से कि इसमें उन्होंने प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया उन्होंने, और कालों के नामकरण में डॉक्टर ग्रियर्सन की क्रूरता नहीं मिलती है, जो इसमें असंगति होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और कवियों एवं लेखकों का जो कालक्रम है वो कालक्रम के कालक्रमानुसार वर्गीकरण उन्होंने किया है, और उनकी मूल प्रवृत्तियों को बहुत हद तक वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि किस कवि की कौन सी मूल प्रवृत्ति थी, किस कवि ने किस रूप में साहित्य की सर्जना की, इसे वो स्पष्ट करने में वो सफल नहीं रहे हैं। इसी तरह से विभिन्न युगों की जो काव्य प्रवृत्तियाँ थी उनकी व्याख्या वो जरूर करते हैं, लेकिन वो उतनी स्पष्टता और सार्थकता के साथ नहीं करने में सफल हो पाते हैं। इसी तरह से सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोत का उद्घाटन उनके इस काल विभाजन में दिखाई देता है। आरंभिक काल को सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने ही चारण काल कहा, ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान है साहित्य काल विभाजन के अंतर्गत उन्होंने ये बात रखी। और इसी तरह से चारण काल के अंतर्गत उन्होंने 9 कवियों का उल्लेख किया है साहित्य में, जिनमें केदार हैं, कुमारपाल, पुष्यकवि, कुमार सिंह, अन्यदास, चंद्र, चार्मिक, जोधराज और शारंग। इन 9 कवियों का उन्होंने चारण काल के अंतर्गत चारण काल के कवियों के रूप में उल्लेख किया है। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के माध्यम से हिंदी साहित्य में पहला प्रयास किया, और उन्होंने भक्ति काल को अपने इस इतिहास ग्रंथ में स्वयं की संज्ञा दी। ये भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। सर्वप्रथम उन्होंने भक्तिकालीन साहित्य की जो गुणवत्ता थी उसको पहचाना। तो इस तरह से डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का एक बहुत बड़ा योगदान इस रूप में हमारे सामने आता है। इसी तरह से हम लोग डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद अगर इतिहास के लेखन के माध्यम से काल विभाजन और काल के नामकरण की बात करें तो विश्वबंधुओं का नाम आता है। विश्वबंधुओं से विद्यार्थियों आशय है गणेश बिहारी मिश्र, देव बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र, ये तीनों सगे भाई थे। और इन विश्वबंधुओं ने संयुक्त रूप से विश्वबंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। विश्वबंधु विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित है। इसका जो प्रथम 3 भाग था वो 1913 में प्रकाशित हुआ था, और अंतिम जो एक भाग था वो 34 में प्रकाशित हुआ था। विश्वबंधु विनोद ने अपना काल विभाजन इस रूप में किया है। उन्होंने जो चारण काल था ग्रियर्सन का, उसे प्रारंभिक काल किया, और प्रारंभिक काल उसे कहते हुए उन्होंने उसको भी 2 उपशीर्षकों के अंतर्गत बांटा। पहले उन्होंने पूर्व प्रारंभिक काल कहा जो संवत 100 से 1343 ईस्वी तक के अंतर्गत रखा, और दूसरा उन्होंने उत्तर आरंभिक काल कहा जिसे 1344 से 1444 तक का समय निर्धारित किया। इसी तरह से दूसरा काल विभाजन
उन्होंने माध्यमिक काल के रूप में किया। माध्यमिक काल, और इस माध्यमिक काल को भी उन्होंने दो उप शीर्षकों के अंतर्गत व्यवस्थित किया, पूर्व प्रारंभिक काल तो प्रौढ़ माध्यमिक काल। पूर्व प्रारंभिक काल के अंतर्गत उन्होंने उसकी समय सीमा 1445 से 1560 संवत तक निर्धारित की, और प्रौढ़ माध्यमिक काल को उन्होंने 1561 संवत से 1660 संवत तक रखा। तीसरा काल विभाजन उनका था अलंकृत काल, और इसको भी उन्होंने विश्वबंधुओं ने पूर्व अलंकृत काल कहा और उत्तर अलंकृत काल कहा। पूर्व अलंकृत काल 1681 से लेकर के 1700 संवत तक उन्होंने पूर्व अलंकृत काल माना, और उत्तर अलंकृत काल को उन्होंने 1791 से 1889 तक रखा। इसी तरह उनका जो चौथा काल विभाजन था वो परिवर्तन काल के रूप में किया। परिवर्तन काल की जो समय सीमा विश्वबंधुओं ने निर्धारित की वो 1890 से 1924 विक्रम संवत तक तय किया, और अंतिम का विभाजन का शीर्षक उनका था वर्तमान, और वर्तमान को उन्होंने संवत 1936 से वर्तमान तक माना। तो इस तरह से विश्वबंधुओं का ये दूसरा प्रयास था काल विभाजन का, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन से अधिक प्रौढ़ था, और नाम इसके बावजूद भी इसमें वैज्ञानिकता का पूर्णतः अभाव था, और बहुत व्यवस्थित इसे भी हम काल विभाजन नहीं कह सकते हैं। किंतु प्रारंभिक रूप में अगर दोनों इतिहासकारों के काल विभाजन और नामकरण पर प्रकाश डालें तो निश्चित रूप से सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य के रूप साहित्यकारों का रहा है। इसी तरह विश्वबंधु के बाद जो सर्वाधिक व्यवस्थित काल विभाजन और नामकरण का स्वरूप हमारे सामने आता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काल विभाजन और नामकरण उन्होंने आदिकाल और वीरगाथा काल, रीत काल और गद्य काल या आधुनिक काल के रूप में किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसमें उन्होंने नामकरण और काल विभाजन का एक व्यवस्थित प्रयास किया, बहुत वैज्ञानिक आधार पर प्रयास किया, और वो इतना व्यवस्थित और सराहनीय प्रयास था कि ज़्यादातर आगे के इतिहासकारों ने उन्हीं का अनुकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो सन 1929 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का विकास के शीर्षक के रूप में। काशी नागरिक प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर प्रकाशित हो रहा था, उसकी भूमिका के रूप में उन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था वही आगे चल करके परिवर्तित और परिष्कृत कर करके उन्होंने प्रकाशित किया। तो सन 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में उनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था उसमें उन्होंने नामकरण और काल विभाजन दोनों का बहुत ही व्यवस्थित और उम्दा प्रयास किया, और जिसे चल करके आगे के सारे साहित्यकारों ने माना। उन्होंने चारण काल या प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा। आदिकाल से उनका कोई विरोध नहीं था, अंततः उन्होंने आदिकाल को भी सर्वसम्मत से अपनी स्वीकृति दी, लेकिन एक नया नाम उन्होंने वीरगाथा काल कहा। इसी तरह से पूर्व मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल नाम दिया, और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने रीत काल कहा, और आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी। इसकी समय सीमा उन्होंने निर्धारित की संवत 1050 से 1375 तक का समय आदिकाल के अंतर्गत रखा। फिर संवत 1375 से 1700 तक के समय को उन्होंने पूर्व मध्यकाल कहा, और 1700 से 1900 तक के समय को उन्होंने रीत काल की संज्ञा दी, और 1900 से 1900 संवत 1900 से और अब तक या 1984 तक का जो समय है
उसे उन्होंने गद्यकाल के अंतर्गत रखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह काल विभाजन सबसे सुदृढ़, स्थायी, वैज्ञानिक और आगे के इतिहासकारों के लिए इतिहास लिखने का एक बहुत बड़ा आधार बना। और उनका ये जो नामकरण था और जो काल निर्धारण था, इसको उन्होंने 12 ग्रंथों के आधार पर, जो उस समय उन्हें उपलब्ध हो पाया था, उसके आधार पर इसका नामकरण उन्होंने किया। उनके 12 ग्रंथों में सबसे पहले विजयपाल रासो की बात आती है। विजयपाल रासो, जिसे नल सिंह ने लिखा था, अमीर रासो, सारंगधर था और कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो और विद्यापति की 3 कृतियाँ गीतलता, गीत पताका, पदावली और इसी तरह से खुसरो की पहेलियाँ, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है और जयमेव दशचंद्रिका मधुकर की। इन ग्रंथों के आधार पर उन्होंने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास किया और सबसे पहले उन्होंने पहले काल को इसी आधार पर वीर गाथा काल का, तो वीर गाथा काल का जो नामकरण था वो इन 12 ग्रंथों के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन के बाद हिंदी में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई और आगे के ज़्यादातर साहित्यकारों ने इतिहास लेखन में उनका अनुकरण किया। डॉक्टर बच्चन जी यहाँ तक कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को छोड़कर या सिर्फ उन्हीं के अनुकरण कर इतिहास लिखना संभव नहीं है, यानी कि उनको छोड़कर के इतिहास नहीं लिखा जा सकता है और पूरी तरह से उन्हीं का अनुसरण करते हुए भी लिखना इतना उपयुक्त नहीं है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि काल विभाजन और नामकरण के रूप में हिंदी साहित्य का जो स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया वो बहुत वैज्ञानिक और हर तरह से सटीक है। इसी तरह से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी काल विभाजन और उसकी समय सीमा निर्धारित करने की कोशिश की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार संवत 750 से 1000 संवत का समय 19 सन्निकाल के रूप में बताया और संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत तक उन्होंने 4 काल नाम दिया और संवत 1375 से 1700 तक के समय को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल कहा और संवत 1700 से 1900 तक के समय को उन्होंने रीत काल नाम दिया और अंतिम काल विभाजन उनका आधुनिक काल के रूप में था। संवत 1900 से आगे उन्होंने आधुनिक काल की संज्ञा दी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के आगे गणपत चंद्र गुप्त ने भी काल विभाजन किया। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार सन 1184 से लेकर 1350 तक आदिकाल और पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल, ये 4 नामकरण डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने दिया और समय के रूप में उन्होंने आधुनिक काल को सन 1857 से अब तक के अंतर्गत रखा और उत्तर मध्यकाल को 1600 से 1857 ईस्वी के मध्य रखा और सन 1350 से 1600 तक के समय को उन्होंने पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत व्यवस्थित किया। गणपत चंद्र गुप्त के काल विभाजन के बाद जो और व्यवस्थित तरीके से हमारे सामने काल विभाजन का स्वरूप आता है वो डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके अंतर्गत किया गया। डॉक्टर नगेंद्र ने आदिकाल को 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक माना और भक्ति काल को उन्होंने 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक निर्धारित किया। इसी तरह से रीत काल को उन्होंने 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक बताया और आधुनिक काल को
उन्होंने 19वीं शती के मध्य से अब तक के बीच में रखा। तो उसके बाद आधुनिक काल के बाद उन्होंने पुनर्जागरण का या भारतीय युग जिसे 1857 से 1900 तक के बीच में रखा। फिर उसके आगे वो जो जागरण सुधार काल की संज्ञा देते हैं या द्विवेदी युग जिसे 1900 से 1918 के मध्य माना गया। और फिर छायावाद को उन्होंने सन 1918 से 1938 ईस्वी के मध्य रखा। छायावादोत्तर काल में प्रगत योग काल को 1938 से लेकर के 1953 ईस्वी तक डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में रखा गया है। और उसके आगे के कालखंड को वो नवलेखन काल की संज्ञा देकर समाप्त करते हैं। तो इस तरह से डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन का जो स्वरूप निकल कर सामने आता है उसमें कहीं न कहीं जो पूर्ववर्ती इतिहासकार हैं उनके आधार पर बहुत कुछ उनसे सीखते हुए उनका अनुसरण करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण की व्यवस्था देने का प्रयास किया। इसी तरह से डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी काल विभाजन अपनी हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में किया है। उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। उसमें उन्होंने काल विभाजन का जो पहला काल विभाजन किया वो अपभ्रंश काल के रूप में किया, फिर भक्ति काल के रूप में, रीत काल और आधुनिक काल के रूप में किया। भक्ति काल को उन्होंने सन 1400 से 1650 ईस्वी तक माना है और रीत काल को 1650 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक माना है। इसी तरह से आधुनिक काल को उन्होंने सन 1857 ईस्वी से लेकर के अब तक के समय को इसके अंतर्गत रखा है डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा। तो इस तरह से जो काल विभाजन का प्रकारांतर से एक जो प्रयास हमारे सामने आता है उसमें हम देखते हैं कि इन सारे इतिहास ग्रंथों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए कहीं न कहीं उनसे प्रेरित होकर के और उनके इतिहास ग्रंथ को ध्यान में रख करके अन्य इतिहासकारों ने रखा। तो ये तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का स्वरूप था। और इसी तरह से आदिकाल के हिंदी जो नामकरण को लेकर के या हिंदी साहित्य के चारों कालखंडों में किस कालखंड का क्या नाम रखना उपयुक्त होगा इस पर ज्ञान साहित्यकारों ने विचार किया है। हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विवादित कालखंड रहा है या सबसे ज़्यादा जिस काल खंड के नामकरण को लेकर के साहित्यकारों के मध्य अत्यधिक भेद रहा है वो आदिकाल। आदिकाल क्योंकि हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल था और हिंदी साहित्य के 1100 वर्षों की इस विशाल समय को एक जगह समेटना और फिर उसको व्यवस्थित करके अलग अलग काल विभाजनों में या नामकरणों में रखना एक चुनौती भरा कार्य था। इस संदर्भ में आदिकाल के नामकरण को लेकर के विद्वानों के बीच में बहुत मतभेद रहा है। सबसे पहले आदिकाल की अगर बात करें तो आदिकाल को डॉक्टर जॉन ग्रेशन ने अपनी हिंदी साहित्य का जो उन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ लिखा था उसमें उन्होंने चारण काल कहा। इसी तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा देना उपयुक्त समझा। और ये पहले ही बता चुके हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल अपने 12 इतिहास ग्रंथ क्या था पर उसकी संज्ञा देने की कोशिश की थी। और विश्वबंधुओं ने आदिकाल को भी प्रारंभिक काल कहा और पंडित राहुल चंद इत्यादि ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल की संज्ञा दी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल आदिकाल को कहा। आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी आदिकाल को आदिकाल कहने का सर्वप्रथम श्रेय उनको ही जाता है। आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका
हिंदी साहित्य का उद्भव विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये 3 महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ उन्होंने लिखे थे और उनमें भी हिंदी साहित्य का उद्भव विकास में सर्वप्रथम उन्होंने इस बात पर बल दिया कि हिंदी साहित्य का जो सबसे प्रारंभिक काल है उसे आदिकाल नाम देना सबसे उपयुक्त है। आगे चल करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं भी वेद गाथा काल देने के बावजूद भी उन्होंने आदिकाल को स्वीकार किया और आदिकाल को ही सबसे उपयुक्त नामकरण के रूप में माना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा दी गई और ये सबसे उपयुक्त नाम है। इसी तरह से सुमन राजे ने आधार काल कहा और डॉक्टर वीरेंद्र वर्मा ने अपभ्रंश काल की संज्ञा दी। तो इस तरह से आदिकाल को लेकर के विद्वानों के मध्य में काफ़ी मतभेद रहे हैं और जैसा कि प्रारंभ में हम लोगों ने चर्चा की कि ये नामकरण को लेकर के आपकी समस्याएं क्यों आ रही है कि एक ही कालखंड के विशेष अवधि को एक नाम कैसे दिया जाए। तो नामकरण को लेकर के जो शुक्ल जी ने जो मार्गदर्शन किया है जिसका उन्होंने अनुकरण किया वो ये कि उस समय विशेष में जो भी साहित्य उपलब्ध है, किस रूप में उपलब्ध है, उसमें किस तरह की विचारधारा, किस तरह का चिंतन, किस तरह की गुणवत्ता उस साहित्य में, किस तरह की चेतना सक्रिय रही है, कुल मिलाकर के साहित्य में उपलब्ध जो प्रवृत्तियाँ हैं उन्हीं के आधार पर नामकरण सबसे उपयुक्त माना जाना चाहिए। लेकिन आदिकाल का जो समय था वो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हिंदी खड़ी जिसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं वो अचानक से तो कहीं उदित नहीं होता है, उसकी जड़ें बहुत पीछे तक जाती हैं। संस्कृत साहित्य के बाद, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के बाद 500 ईसा पूर्व से पाली भाषा पहली ईस्वी तक हमारे यहाँ काफ़ी चलन में रहती है और पाली के बाद प्राकृत भाषा आ जाती है। कई पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक प्राकृतिक का प्रादुर्भाव होता रहता है। बहुत कुछ जो आदिकालीन साहित्य है वो हमें पाली भाषा में भी उपलब्ध है, प्राकृत में भी और अपभ्रंश भाषा में भी। यहाँ तक कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पाली भाषा की उन्होंने सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य, इसको तो वो साहित्य की श्रेणी में भी रखते हैं। इस पर भी एक विवाद अन्य इतिहासकार इस बात को लेकर के करते हैं। तो साहित्य हिंदी का साहित्य या हिंदी किसे माना जाए किसे ना माना जाए, इस पर भी लगातार बहुत मतभेद रहे हैं साहित्यकारों के मध्य में। तो यही कारण है कि इतने सारे नाम आदिकाल के संदर्भ में हमारे सामने आते हैं और बहुत सारे इतिहासकार अपने अपने तरीके से नए नए नामकरण करते हैं। हालांकि इन नामकरणों के पीछे कहीं न कहीं उस समय का जो उपलब्ध साहित्य था ये उसके लिए जिम्मेदार है। जैसा कि डॉक्टर चार्ल्स विदेशी ने जो कारण का था वो यूं ही तो नहीं कह दिया, कहीं न कहीं जो उस समय जो प्रश्य साहित्य लिखा जा रहा था कोई न कोई कभी किसी न किसी राजा के रजवाड़े के राज दरबार में रहकर के काव्य लेखन करता था। तो वो निश्चित रूप से जब जिसके अधीन रहेगा, जिससे उसका जीवनयापन होगा जिसके माध्यम से, तो उसकी अतिरिक्त करके वो प्रशंसा करेगा। जो नहीं भी सही होगा उसे सही बनाकर प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा। तो आदिकाल में किसी भी चारण साहित्य हमें जो उपलब्ध होता है उसका नाम भी मिलता है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। सिद्ध सामंत चित्रकार्य ने कहा तो वो जो उस समय का साहित्य था वो इसी रूप में उपलब्ध होता है और कहीं न कहीं साहित्य में इसका स्वरूप हमें दिखाई देता है। लेकिन वहीं पर जैन हुए, वेदांत हुए, सिद्ध हुए, ये स्वतंत्र रूप से काव्य रचनाएँ करते थे। किसी रजवाड़े में किसी राजा महाराजा के दरबार में नहीं रहते थे, स्वतंत्र रूप से रहते थे। तो उनका समाज के बारे में जो ऊंचाई थी, समाज की जो समस्याएँ थी, आम जनमानस जिस संवेदना वेदना से गुजरता था उसे चित्रित किया स्वतंत्र रूप से। कहीं उनका झुकाव आध्यात्मिक की तरफ अधिक था, तो उनके काव्य में भी वो चीज़ें आम जन को लेते हुए भी आ ही जाती थी। तो इस तरह से आदिकाल के नामकरण संबंधी जो विभिन्न विचार हैं वो कई, लेकिन सर्वसम्मत से आदिकाल को मान लिया गया है। तो हम लोग आदिकाल नामकरण को
मान के चलते हैं कि हिंदी साहित्य के जो प्रारंभिक काल का नामकरण है वो आदिकाल सबसे उपयुक्त है। इसी तरह से भक्तिकाल के नामकरण को लेकर के विद्वानों के मध्य कोई मतभेद नहीं रहा है। भक्तिकाल सब लगभग एक मत से सबने स्वीकार किया कि उस समय का जो साहित्य था वो इतना वैविध्य लिए नहीं था। उसमें ज़्यादातर रचनाकार कहीं न कहीं परमात्मा को पाना है, परमात्मा को अपने जीवन समर्पित करके वो रचनाकार करते हैं। और इस भक्ति काल में क्योंकि जो भक्ति नहीं था बल्कि एक जन आंदोलन था कि आम जनमानस की जो समस्याएं थीं, आम जनमानस की जो तमाम तरह की तकलीफें थी उनको उन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। और इस तरह से भक्ति काल के नामकरण को लेकर के सब में लगभग एक रूपता मिलती है। लेकिन रीत काल फिर ऐसा काल है जिसको लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से इसका भी नामकरण करने का प्रयास किया। जिनमें हम लोग देखते हैं कि जॉर्ज गिरेशन ने रीत काव्य को रीत काव्य नाम दिया रीत काल को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल की संज्ञा दी है रीत काल को। इसी तरह से आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को श्रृंगार काल दिया और विश्वबंधुओं ने अलंकृत काल की संज्ञा दी। रमत शंकर शुक्ल ने कला काल कहा। तो रीत काल के नामकरण को लेकर के भी मतैक हैं। अलग अलग साहित्यकारों ने उसको अलग अलग संज्ञा दी, लेकिन सब सम्मत से रीत काल सबके लिए उपयुक्त है। और चूँकि रीत कालीन जो साहित्य है कहीं न कहीं एक रीत एक परंपरा में आबद्ध होकर के रीतबद्ध रचनाओं के चलन को ध्यान में रख करके कभी चलता रहा है। तो रीत काल का नाम हर दृष्टि से रहा है। इसी तरह से आधुनिक काल के जो विभिन्न कालखंड हैं उनके नामकरण को भी उनका भी नामकरण किया गया, लेकिन उनके नामों को लेकर के विभिन्न मत नहीं आए। और जिनमें हम लोग देखते हैं कि हिंदी आधुनिक कालखंड का जो पहला नामकरण है वो भारतीय युग, इसे अधिक पुनर्जागरण काल की भी संज्ञा दी जाती है। भारतीय युग का समय, भारतीय युग का जन्म चूँकि 1850 में हुआ था, तो कुछ साहित्यकार 1850 से 1900 तक के समय को भारतीय युग के रूप में मानते हैं और कुछ 1857 से 1900 तक के समय को भारतीय युग की संज्ञा देते हैं। तो इस तरह से भारतीय युग और भारतीय युग के बाद द्विवेदी युग, जिसे जागरण सुधार काल भी कहते हैं, और द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो सन 1900 से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग रहा है, जिसमें 1903 में सरस्वती पत्रिका के माध्यम से जिस तरह से भानु प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य में नई दिशा दी, साहित्यकारों को, रचनाकारों को, कवियों को स्वयं उनकी रचनाओं का परिष्करण करके और साहित्य को काफ़ी उन्नतशील बनाया। उनके इस योगदान को देखते हुए दूसरे कालखंड आधुनिक काल के द्विवेदी युग उन्हीं के नाम पर पढ़ा और भारतीय युग भी भारतीय जी के नाम से पढ़ा। इसके बाद छायावाद, झरना के प्रकाशन से ही छायावाद का प्रारंभ मान लिया जाता है। सन 1918 से 1936 तक के समय को हिंदी साहित्य में छायावाद की संज्ञा दी गई। इसी तरह से 36 से लेकर के 43 तक का जो समय है वो हिंदी साहित्य में प्रगतवाद का नामकरण साहित्यकारों ने किया और 1943 से 1953 तक के समय को हम लोग प्रयोगवाद के रूप में जानते हैं। हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद इसके प्रवर्तक ये को माना जाता है। ताशक्तर जो पहला प्रकाशित हुआ था 1943 में हुआ था और वहीं से प्रयोगवाद का प्रारंभ मान लिया जाता है। इसी तरह से नई कविता और उसके बाद प्रयोगवाद के बाद नई कविता आती है और उसका प्रारंभ 1953 से इतर विद्वानों ने माना है। और नई कविता करके एक पत्रिका जगदीश गुप्त जी निकालते थे और उस पत्रिका के प्रारंभ के साथ ही, प्रकाशन के साथ ही नई कविता का प्रारंभ माना गया। तो इस तरह से आधुनिक युग के विभिन्न कालखंड और उनके नामकरण इस तरह से है। तो इसी तरह से हम
हम लोग देखते हैं कि हिंदी साहित्य के काव्य विभाजन और नामकरण को लेकर के विभिन्न विद्वान के विभिन्न तरह के मत रहे हैं। और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आज जो स्वरूप बन करके साहित्य का हमारे सामने आता है, नामकरण हो या काव्य विभाजन हो, वो व्यवस्थित रूप में है। और हमारे विद्यार्थियों को इस रूप में काव्य विभाजन को देखना है। मानक के रूप में आचार्य शुक्ल द्वारा जो काव्य विभाजन और नामकरण उसे हम लोग अपने अध्ययन में रखें और साथ ही साथ आलोचनात्मक दृष्टि से अन्य इतिहासकारों ने क्या कुछ कहा है उस पर विचार करके उसका विश्लेषण कर लें और इन सबके बारे में अपनी एक स्पष्ट अवधारणा रखें। इसी तरह से हिंदी साहित्य के आरंभ और विकास की जो दूसरी इकाई है उसमें आदिकालीन काव्यधाराएं हैं। आदिकालीन काव्यधाराओं में सिद्ध काव्य है, नाथ काव्य है, जैन काव्य है, रासो काव्य है और लौकिक साहित्य है। तो हम लोग देखते हैं कि आदिकालीन काव्यधाराओं में जो विविधता है साहित्य की वो बहुत व्यापक है। एक तरफ सिद्ध साहित्य, कहीं कहीं सिद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म था उसकी वज्रयान शाखा से प्रभावित था और सरापा को प्रथम सिद्ध माना जाता है। सिद्धों की जो संख्या थी वो 84 है और संध्या भाषा शैली का उपयोग करते थे और जो भी समाज की विडंबनाएँ थी, विरूपताएँ थी, उनका विरोध करते थे। और इस तरह से सिद्ध साहित्य से प्रभावित होकर के जो अखड़ता कवि में आती है, जो कहीं न कहीं जो आठियों कविता है तो वो सिद्धों से प्राप्त करते हैं। तो भक्तिकाल की एक तरह से पृष्ठभूमि के रूप में जो आदिकालीन काव्यधाराएं हैं उसको हम देख सकते हैं। इसी तरह से नाथ साहित्य, गोरखनाथ चंद्रनाथ के शिष्य थे और उन्हें शिव का अवतार भी माना जाता है। तो उन्होंने नाथ साहित्य की स्थापना की और नाथ के साथ जैन साहित्य में भी विपुल साहित्य में प्राप्त होता है। जैन साहित्य के रूप में आप देखते हैं कि जो ब्रह्मचर्यों में जैसे रामायण की कथा का यही उसमें अंश निहित है और स्वयंभू इसके बहुत बड़े कवि वंशवासा के। और इसी तरह से रासो काव्य में रासो काव्य का जो साहित्य है वो तो बहुत विपुल है, जिसमें सर्वप्रथम जो हिंदी साहित्य का महाकाव्य हमारे सामने आता है वो रासो काव्य के अंतर्गत ही है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने जिसकी रचना की थी और हिंदी साहित्य का इसे प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो रासो काव्य के अंतर्गत ही आदिकाल के अंतर्गत ही जहाँ एक तरफ अमीर खुसरो खड़ी बोली में काव्य रचना कर रहे होते हैं और खड़ी बोली के अमीर खुसरो पहले कभी भी बनते हैं, उनका वास्तविक नाम अबुल हसन था और उन्होंने पैदियाँ लिखी और खाली बाई उनकी विशिष्ट रचना है, गज़लें हैं, जो सुखने हैं। तो इस तरह से उनकी जो उपलब्ध रचनाएँ हैं उनके माध्यम से खड़ी बोली में गज़ल लिखना या कविता लिखना इसका प्रारंभ, इसका जो श्रेय है वो अमीर खुसरो को जाता है। और इसी तरह से अब्दुल्ला महावी का इतिहास है कि जो लौकिक साहित्य में समृद्धशाली रूप में आदिकाल में प्राप्त होता है। तो आदिकालीन काव्यधाराओं में सिद्ध काव्य, जैन और राजन लौकिक साहित्य इत्यादि के रूप में काव्यधाराएँ उस समय सक्रिय रहती हैं। इसी तरह से भक्ति आंदोलन तीसरी इकाई के रूप में परिस्थितियाँ और उनकी जो सामान्य विशेषताएँ हैं, इसमें भक्ति का उद्भव किस रूप में हुआ, उसका अर्थ या स्वरूप क्या है, भक्ति आंदोलन संबंधी जो विभिन्न परिस्थितियाँ थी हमारे यहाँ की, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो या साहित्यिक हो, इन पर विचार इस इकाई के अंतर्गत किया गया है। भक्त काव्य की जो प्रमुख विशेषताएँ रही हैं उनमें ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना में दृष्टिगत होती है। जितने भी भक्तकालीन कवि हैं उनकी कविताओं में ईश्वर के प्रति अटूट आस्था है और ये आस्था उनकी हर रचना में दृष्टिगत होती है। सर्वप्रथम भक्ति हमारे यहाँ 14वीं शताब्दी तक